Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. So we are come with a new video and this is a General Studies and GK previous year question part second. इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, काइंडली वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर जनरल स्टडीज़ और जीके क्वेश्चंस, PSSB, पंजाब पुलिस और PPSC के क्वेश्चंस इन सब मिक्स होंगे। ओके, और ये आपके फर्दर नायब तहसीलदार, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीनियर असिस्टेंट, पंजाब पटवारी और काफ़ी पंजाब के आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टार्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो क्लाउड्स और डस्ट से जो डस्ट और गैसेस से जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उनसे बने स्टार्स को क्या कहा जाता है? ओके, द विच स्टार्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, उसको कहा जाता है नेबुला। ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा। द नेबुला इज आंसर, नेबुला इज कॉल्ड द स्टार्स। द नेबुला एक तरह के स्टार्स होते हैं तो जो किससे बनते हैं? डस्ट और गैसेस से। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेबुला इज ए क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन अ स्पेस, तो इसको नेबुला कहा जाता है। नेबुला को प्लूरल में कहा जाता है नेबुले। तो ये बेसिकली होते क्या है, जो सुपरनोवा होता है, तो सुपरनोवा का मतलब क्या है? तो सुपरनोवा विच इज़ अ डाइंग स्टार का जब एक्सप्लोजन होता है, जब एक स्टार अपने बिल्कुल पीक पे चला जाता है, जब वो एग्जैक्टली डाइंग स्टेज पे चला जाता है, तो उसको में जब एक्सप्लोजन होता है, तो एक्सप्लोजन के साथ जो डस्ट फॉर्म होती है, जो गैसेस फॉर्म होती हैं, उससे आपके फर्दर स्टार्स बनते हैं। उन स्टार्स को नेबुला कहा जाता है। ओके, और अगर प्लूरल में आ जाएगा, अगर नंबर ऑफ स्टार्स कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ स्टार्स में नेबुले आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपल, वेरी सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन। Now, the next question is the executive power of a state is vested with। जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में होती है? अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपका एग्जीक्यूटिव में सबसे टॉप पर होता है गवर्नर। ओके, तो एग्जीक्यूटिव स्टेट की बात करें, अगर वही एग्जीक्यूटिव अब यूनियन की बात करें तो उसमें आपका प्रेसिडेंट आंसर आ जाएगा। अगर यूनियन में सेंटर की बात करें तो सेंटर के एग्जीक्यूटिव में टॉप में कौन रहेगा? प्रेसिडेंट। अगर वही स्टेट की बात करें एग्जीक्यूटिव में, तो वहाँ पर पोजीशन कौन सी होगी? गवर्नर की। ओके, तो बेसिकली द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। हमारा जो आर्टिकल नंबर है 153 से लेकर 167, तो आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 167 ऑफ अ पार्ट सिक्स में आपके आर्टिकल 153 से 167 है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की ही बात करें। क्लियर है? तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे टॉप पे होगा गवर्नर, और उनका आर्टिकल नंबर भी आपने प्लीज लिख लेना, 153 टू 167। सो दिस इज इन द पार्ट सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं? आपकी ऑप्शन है पार्लियामेंट बाय लॉ, प्रेसिडेंट ऑन अ रेजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, और फोर्थ ऑप्शन है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय मेजोरिटी। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना हो तो वो कैसे कर सकते? तो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या होता है कि उसमें आप प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, बट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करके। तो प्रेसिडेंट ऑन अ रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट के द्वारा रेजोल्यूशन पास होगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। सो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट President can issue the removal order only after an address by the parliament has been presented to him in the same session for such removal। कि पहले पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होगा, तो पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के बाद वो इसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, देन सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। ओके, तो ये था आपका आंसर। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है? प्रेसिडेंट ऑन द रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर है कंबोडिया, ऑप्शन डी। तो कंबोडिया में है, तो क्योंकि यहाँ पर ना तो इंडिया में है, इंडोनेशिया, श्रीलंका कहीं पर भी नहीं है, तो इसमें आपका आंसर बनेगा कंबोडिया। और उस टेम्पल का नाम है अंगोर वाट। ओके, टेम्पल का नाम है अंगोरवा टेम्पल, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, ओके, सो वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल है, कंबोडिया में है। तो दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इन द वर्ल्ड। तो स्टार्टिंग में जब ये एक मोनूमेंट बना था तो इट्स कंस्ट्रक्टेड एज अ हिंदू टेम्पल, तो हिंदू टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया गया था। और ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड था? लॉर्ड विष्णु को। तो लॉर्ड विष्णु, तो ये टेम्पल बनाया किसने है? खमेर एम्पायर ने।
और खमेर एम्पायर के सूर्यवर्मन टू ने अर्ली 12th सेंचुरी में इस कंस्ट्रक्शन की गई थी इस टेम्पल की, बट देन इट्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बुद्धिस्ट टेम्पल। तो धीरे धीरे आफ्टर एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी की स्टार्टिंग में सूर्यवर्मन जो खैमर किंग थे, सूर्यवर्मन टू, ओके ये याद रखना आपने, सूर्यवर्मन टू, इन्होंने बनाया था अंगोरवा टेम्पल एज अ हिंदू टेम्पल, तो डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु। Okay, but after some time or it gradually transformed into the Buddhist temple at the end of the 12th century. Clear है? तो this is a, again simple question. Now the next question, which of the following is known as a gold capital of the world? इसमें से किस सिटी को या कंट्री को गोल्ड कैपिटल कहा जाता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, जो साउथ अफ्रीका में है। तो जोहान्सबर्ग, this is known as a gold capital of the world. अब why Johannesburg is known as a gold capital? Why? Because of the gold mines, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड माइंस मिली थी। तो गोल्ड माइंस होने के साथ इसको एक टाइटल दे दिया गया, जोहान्सबर्ग को कंसीडर्ड एज ए गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 1886 में वहाँ पर गोल्ड माइनिंग स्टार्ट की गई हुई है साउथ अफ्रीकन रीजन में। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ गोल्ड कैपिटल। ओके, तो जोहान्सबर्ग इज द आंसर ऑफ द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। जो नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है ये यूपी में है। क्वेश्चन ये है कि ये कौन से यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ओके, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी पावर प्लांट्स हैं, उसमें से एक नदर में जो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है वो नरोरा है। ठीक है, नॉर्थ में। और सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें, यूपी की बात करें, तो नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट ये आपका यूपी में। सबसे पहले तो ये याद रखना होगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर इज द नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, तो आपका यूपी। अब क्वेश्चन इन्होंने बहुत और गहराई में, इन डेप्थ में पूछा गया हुआ है कि ये यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में ये आपका पावर प्लांट लोकेटेड है। क्लियर? तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है द नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट और पावर स्टेशन इज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है एंड इट इज़ लोकेटेड इन नरोरा, तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन इंडिया। क्लियर? तो अगेन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी एक हिस्ट्री में इसको मेंशन किया गया हुआ है, तो इट्स अ गिव अ रिलायबल हिस्ट्री ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो राज तरंगिनी एक प्रॉपर बुक कह सकते हो आप। तो गिव अ रिलायबल हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो राज तरंगिनी में कौन से स्टेट का जिक्र किया गया हुआ है? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कश्मीर। ठीक है, और राज तरंगिनी को लिखा किसने हुआ है? कलहन ने। तो कलहन रोट who was the author of Raj Tarangini। तो राज तरंगिनी का एग्जैक्टली मीनिंग है द रिवर ऑफ किंग। ओके, रिवर ऑफ किंग्स एंड इट्स अकाउंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो इसमें कश्मीर का जिक्र किया गया हुआ है। क्लियर? तो ही रोट दिस राज तरंगिनी इन द संस्कृत लैंग्वेज बिटवीन 1148 एंड 1149। इट मीन्स द 12th सेंचुरी। तो यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया हुआ है। तो 12th सेंचुरी में कलहन ने राज तरंगिनी लिखा हुआ है, और इसमें किसका जिक्र है, कौन से स्टेट का जिक्र है? कश्मीर का जिक्र है। और 1148 1149, इन शॉर्ट 12th सेंचुरी आप याद रख सकते हो, 12th सेंचुरी में ही है, कंटेम्प्रेरी है सारा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जादूगुड़ा माइन। तो जादूगुड़ा माइन इन झारखंड। तो जादूगुड़ा माइन जो झारखंड में, ये किसके लिए फेमस है? तो आपको यहाँ से भी पता लगना चाहिए कि जादूगुड़ा माइन है कहाँ पर, झारखंड में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जादूगुड़ा माइन जो है वो फेमस है यूरेनियम के लिए। तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। तो यूरेनियम इज योर आंसर। जो जादूगुड़ा माइन है झारखंड में, ये फेमस है यूरेनियम के लिए, क्योंकि जादूगुड़ा माइंस लोकेटेड इन द झारखंड विच वाज इंडिया फर्स्ट यूरेनियम माइन। तो इंडिया की जो अगर पहली यूरेनियम की माइन भी यही थी, जादूगुड़ा, जो झारखंड में है। और ये 1951 में यहाँ पर डिपॉजिट्स मिले थे, डिस्कवरी हुई थी, डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर। और एग्जैक्टली 1961 में इसको बेसिकली इसको ऑपरेट किया गया था, इस माइनिंग के बिगिनिंग ऑपरेशन इन 1961 एंड, क्योंकि 1951 में इसमें यहाँ पर यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिल गए थे, और 1967 में क्या हुआ था, यहाँ पर इसको माइनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जादूगुड़ा माइन झारखंड, फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर assume the title of गाजी आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स। इसमें से कौन सी बैटल के बाद बाबर, जो इंडिया में 1526 में एग्जैक्टली पानीपत की बैटल के बाद, ओके, मुगल एम्पायर जिसने स्टार्ट किया था, उसको गाजी का टाइटल कौन सी बैटल के बाद मिला हुआ? तो मुगल सल्तनत, अगर मुगल की बात करें तो मुगल तो आफ्टर 1526 बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर इंडिया आ गया था। ओके,
ऑल्दो इसने पंजाब में 5 टाइम्स इन्वेड किया हुआ है, क्लियर है। बट कौन सी बैटल के बाद उसको गाजी का टाइटल उसने एज्यूम किया था, तो इसमें आंसर आएगा बैटल ऑफ खनवा। तो ये बैटल ऑफ खनवा राणा संगा और बाबर के इन बिटवीन हुई थी। तो 1526 में बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत 1, ये बैटल ऑफ पानीपत 1। और 1527 में बैटल हुई थी बाबर की राणा संगा के साथ, बैटल ऑफ खनवा। ओके, मेवाड़ किंग राणा संगा डिफीटेड। तो यहाँ पर अब देखिएगा 1527 में राणा संगा डिफीट हो गए थे बाय, तो बाबर डिफीटेड राणा संगा एट द बैटल ऑफ खनवा। उसके बाद पूरा नर्दर्न इंडिया इनके कंट्रोल में आ गया था। तो उन्होंने ये इस इंडिया को कॉन्कर बेसिकली किया था गन पाउडर्स के साथ और आर्टिलरी के साथ। तो ही यूज्ड इनोवेटिव गन पाउडर्स और आर्टिलरीज। उसके बाद ही उसने अपने आप को टाइटल दे दिया था गाजी का। एंड देन ही बिल्ट बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। ओके, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद खनवा के बैटल के बाद ही ये उस टाइम पर बिल्ड की गई थी। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो 5 टाइम्स इन्वेड किया और बाबर की 4 बैटल्स, बाबर ने 4 बैटल्स हुई है इंडियन प्रिंसेस के साथ, इंडियन लीडर्स के साथ आप कह सकते हो। उसके बाद 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है और 1530 में फिर नेक्स्ट मुगल किंग आएगा, क्लियर है। सो द विक्ट्री मार्क द डिक्लाइन ऑफ राजपूत पावर एंड राइज ऑफ द मुगल डोमिनेंस, क्लियर। तो बाबर वैसे 1526 में प्रॉपर आया, और जो सेकंड बैटल हुई बैटल ऑफ खनवा जो राणा संगा के साथ हुई, उसके बाद इसको गाजी का टाइटल दिया गया, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंगेस्ट द फॉलोइंग वाज द मेन ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। जो विजयनगर एम्पायर जो बेसिकली साउथ का आपका एम्पायर था, उसका वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पर था, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर कैलिकट, ठीक है। कैलिकट जो बेसिकली केरला में है, ओके। कैलिकट, खोजीगोड़े और केरला। तो द मेन ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट वाज कैलिकट, इन शॉर्ट खोजीकोड़े, जो है केरला में। ये आपने याद रखना है। तो ये इसका वेस्टर्न कोस्ट की बात की गई है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट की बात की गई है, ये जो सदर्न का एम्पायर था। तो सोर्सेज अब क्या है, तो बेसिकली सोर्सेज लाइक कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाइंग कैलिकट एज द की पोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रेड विद द वेरियस कंट्रीज लाइक चाइना, बर्मा एंड साउथ अफ्रीका। ओके, तो दिस इज अबाउट विजयनगर एम्पायर इन द वेस्टर्न कोस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी हमारे इंडिया में, उसके चेयरमैन कौन थे। जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बनी थी, उसके चेयरमैन का नाम पूछा गया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद जी। तो सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जी, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट चेयरपर्सन। अगर इसमें आपको बताना चाहता हूँ, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 में क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये एक टेम्पररी चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, 9 दिसंबर में फर्स्ट मीटिंग होती है, ही वाज अ सीनियर मोस्ट पर्सन ऑन ऑन दैट टाइम। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ टेम्पररी चेयरमैन। ओके, और वो प्रॉपर मीटिंग अटेंड की गई थी 211 मेंबर्स। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो मीटिंग थी वो कितने मेंबर्स ने अटेंड की थी, तो 211। उसके बाद आफ्टर जब, तो ये हार्डली 2 और 3 डेज़ के लिए ही ये टेम्पररी चेयरमैन थे। उसके बाद जब परमानेंट चेयरमैन कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। अगर दोनों का नाम आ जाए, राजेंद्र प्रसाद जी और सच्चिदानंद सिन्हा, तो आपका आंसर ऑब्वियसली सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। बट यहाँ पर बात इस ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, तो आप राजेंद्र प्रसाद लिख सकते हैं। ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, तो ये बने थे वाइस प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट हो गया और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी है, 9 दिसंबर 1946। और ये कब तक रही थी, 26 दिसंबर, सॉरी 26 नवंबर 1950 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग सारी तो वहाँ पर अटेंड कर ली थी। ओके, वहाँ पर पेश कर दी थी। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 100 ईयर्स वॉर वाज फॉट बिटवीन। जो 100 ईयर वॉर्स है, ये दो कौन सी कंट्री के इन बिटवीन लड़ी गई हैं। द 100 ईयर्स, ओके, 100 ईयर्स एक फिजिबल वर्ड नहीं बन सकता। सो द 100 ईयर वॉर्स वाज फॉट बिटवीन, तो बेसिकली ये सिविल वॉर कह सकते हो। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। तो 100 ईयर्स के साथ आपने इसमें 7 ईयर्स वॉर भी लिखा, अगर पेपर में कभी कोई क्वेश्चन आ जाए 7 ईयर वॉर, ओके। ये तो आपका इन मीडिएवल टाइम पर था 100 ईयर वॉर, और 7 ईयर वार्स ये मॉडर्न टाइम पे है। तो ये भी आपका इंग्लैंड प्लस फ्रेंच ही आएंगे, ठीक है।
इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के इन बिटवीन 7 ईयर वॉर्स भी लड़ी गई हुई है। अगर 100 ईयर्स आ जाए या 7 ईयर्स आ जाए, आपका आंसर सेम ही रहेगा, फ्रांस एंड इंग्लैंड। ओके, क्योंकि क्योंकि 100 ईयर वॉर्स, ये टाइम फ्रेम आप इसको याद रख लेना, 1337 टू 1453, ऑलमोस्ट ये 100 ईयर्स ही कह सकती हो। तो दिस वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो दिस इज अ, मैंने अभी आपको बता दिया, दिस इज जस्ट अ सिविल वॉर, एक सिविल वॉर थी जो मिडल एज के लेट पे हुई है। ठीक, तो 100 ईयर वॉर्स एक मिडल एजेस में, अगर हम मॉडर्न की बात करें तो वहाँ पर 7 ईयर वॉर्स आती है, ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के बिटवीन। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। ओके, सब क्वेश्चन से। अब आने वाले टाइम पर अगेन हम और वीडियोस लेकर आएंगे, उसमें और क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और इन शॉर्ट हम और भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो काइंडली वॉच ऑल वीडियोस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।